हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? चलिए तो फिर आज हम हमारे नए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही एटम के अंदर, अपने ऑर्बिटल के अंदर प्लेस देता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अफेक्ट करता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर बोल सकते हैं एनर्जी। एंथैल्पी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसको मैं शॉर्ट में आईई से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे करता हूं? आईई से। देखो बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी एटम हो, लाइक ये उसका न्यूक्लियस पार्ट है, अब उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कौन खींच के रखेगा, कौन अट्रैक्टेड करके रखेगा, तो वो करके रखता है दैट इज उसका न्यूक्लियस। तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके आउटर मोस्ट, अब यहाँ पर ये सेंटर में आएगा, थोड़ा सा खिसका हुआ है, तो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करके रखता है, पुल करके रखता है। ठीक है कि नहीं? अब बेसिकली क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि वो एनर्जी जिसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन को, एटम को वो एनर्जी देने पर या इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ऑर्बिट से फ्री हो जाता है बच्चों। वो उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से वो एटम के अंदर जहां पर वो है वहां से वो मुक्त होता है, फ्री होता है। क्लियर है कि नहीं? वो एनर्जी जो हम देते हैं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बराबर है? अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख रहा है। क्या कर रहा है न्यूक्लियस? उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख रहा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं F K इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? ये R क्या होगा? यहाँ पर वो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा? दैट विल बी द डिस्टेंस। ठीक है? बेसिकली यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? What will be the definition of it? चलिए देखते हैं। The amount of energy required, the amount of energy required, the amount of energy required, the amount of energy required to remove the valence shell electron, to remove the valence shell electron। ठीक है? वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, पर कौन से एटम के ऊपर? हम कौन से एटम के ऊपर देते हैं? कौन से एटम के ऊपर? ऑफ एन न्यूट्रल या फिर आइसोलेटेड, यानी कि जो बेचारा अकेला हो, और गैसियस एटम टू इंफिनिटी। ओ जोरदार है। अब ये बात समझिए, हम लोग इतनी एनर्जी देते हैं जिससे एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा इंफिनिटी में। पर यहां पर ये इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? बेसिकली हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी कि बहुत 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 दूर होगा, बट एटम तो बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए क्या होगा? 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक भी अगर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उसको हम लोग इंफिनिटी गिन सकते हैं। 2 सेंटीमीटर मतलब कि एटम यहाँ पर है और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो अगर बाहर चला गया, और वो कितना दूर गया न्यूक्लियस से, तो अगर वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी दूर गया तो भी उसको हम इंफिनिटी बोल सकते हैं, क्योंकि एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसकी एटॉमिक साइज 10⁻⁻10 मीटर रहती है। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर भी गया न्यूक्लियस से तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। यानी कि आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इनफिनिट पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, किसको? न्यूट्रल एटम होना चाहिए या फिर आइसोलेटेड एटम होना चाहिए या फिर वहां पर वो गैसियस एटम होना चाहिए, उसके, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं या फिर एंथैल्पी बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट में मैंने आईई से रिप्रेजेंट किया है, उसको शॉर्ट में मैंने आईई से रिप्रेजेंट किया है। चलिए देखते हैं। मान लो कि भी हमारे पास कोई भी मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को कौन डोनेट करता है? तो नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं।
मान लो यहाँ पर मेरे पास मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये M प्लस हो गया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को किया? मान लो कि एक ही को किया है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा है, यानी कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लूज करेगा, तो ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये रिएक्शन है। अब इसके लिए उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा H से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी है वो दो प्रकार से हो सकता है, यानी कि डेल्टा H का जो वैल्यू है बच्चों, डेल्टा H का जो वैल्यू है वो दो वैल्यू हो सकता है। पहला वैल्यू एक और वैल्यू। अगर वो वैल्यू नेगेटिव हुआ और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव हुआ है यानी कि एनर्जी को उसने क्या किया? लूज किया। क्या किया? लूज किया, एनर्जी को रिलीज किया। अगर नेगेटिव वैल्यू आया है यानी कि एनर्जी क्या हुई है? तो रिलीज हुई है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि एनर्जी क्या हुआ है? एब्सॉर्ब हुआ है। क्या हुआ है? एब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। अगर वो मान लो कि भाई यहाँ पर नेगेटिव है यानी कि एनर्जी का क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। और अगर मान लो कि भाई वो पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि उसका वैल्यू क्या हुआ है? एनर्जी क्या हुआ है? एब्सॉर्ब हुआ है। ये साइन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि भाई डेल्टा H इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी को देनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं? देखो एक बात गुरु मंत्र याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि भी आया है तो एनर्जी जाएगा, वाइस वर्सा। समझ में आया कि नहीं? इफ द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग लूज्ड देन एनर्जी हैज टू बी गेन्ड और एब्सॉर्ब्ड, and if the electron is being accepted then the energy is to be released. This is the guru mantra that you need to remember. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आयोनाइजेशन करवा रहे हैं एटम का। इट मीन्स मेजर केस में, जनरल केस में इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। निकाल के कहाँ पहुंचा रहे हैं? इनफाइनाइट पोजीशन। अब एटम के लिए इनफाइनाइट क्या होगा? उसके लिए तो 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। मान लो कोई भी चीटी हो तो उसके लिए आप जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो वो रूम क्या हो जाएगा? उसके लिए तो बहुत बड़ा रूम होगा, उसके लिए तो वो पूरी दुनिया के मुताबिक होगा, पूरी दुनिया के बराबर होगा, बराबर कि नहीं? लेकिन हमारे लिए एक रूम तो कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं? हमारे लिए एक छोटा सा रूम तो कुछ भी नहीं है। अगर एक पूरे सिटी की बात करें तो भी कुछ भी नहीं है, हम एक्टिवा लेकर यहाँ से वहां जा भी सकते हैं तुरंत। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा साइज में छोटे रहते हैं, एटम बहुत छोटा रहता है, उसके लिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होगा? एब्सॉर्प्शन होगा। देयर मस्ट बी एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और उसका वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पर एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हुआ है तो वो एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि एनर्जी आया एंडो अंदर, ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है? क्लियर है? ये बात को याद रखना होगा हमें। अब देखो ये जो डेल्टा H है इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं हम लोग किस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और किलो जूल। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं। देखो जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? 1 eV इज इक्वल टू होता है 1.6 into 10⁻⁹ जूल। ये रहता है 1.6 into 10⁻⁹ जूल, ठीक है कि नहीं? क्लियर हो? 1 eV की ये एनर्जी रहती है। इज इट ओके बच्चों? ये एनर्जी रहता है, क्लियर है? तो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे हम लोग ने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, सेम में हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। जरा ध्यान देना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या पढ़ते हैं, ध्यान देना, ठीक है? ठीक है? अब एक स्टेप बाद हम लोग क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे। लाइक यहाँ पहला एक मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 चार्ज बनेगा। उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको IE1 बोला, यानी कि फर्स्ट
आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, मैं लिखता हूं यहां फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में, इन वर्ड्स के बारे में, ये जो आप लोग बोल रहे पढ़ रहे हो ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो पढ़ रहे हो उसके बारे में आगे के चैप्टर्स में, बहुत सारे चैप्टर में ये आने वाला है, ये आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको IE2 बोला। तीसरे को निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पर, यस IE3 आएगा। क्या आएगा इधर, IE3 आएगा। अब ऑब्वियस बात है, मान लो कि भाई हमारे पास कोई भी एक एटम है, एल्यूमिनियम भी है, तो एल्यूमिनियम का Z इक्वल टू कितना रहता है, 13 रहता है, यानी कि 2,8,3 आएगा। ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, ये 3 शेल्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहले शेल, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और आखिरी शेल में उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलेगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बराबर होगा, कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होगा, तब 12 इलेक्ट्रॉन से रहेंगे, तब अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझो, अगर गैंग में 2 गैंग्स है और आपस में आमने सामने बराबर मेंबर्स है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइट मजबूत होगी। लेकिन अगर एक गैंग का एक व्यक्ति खत्म हो गया या भाग गया, बेचारा फट उठा और भाग गया, तो दूसरे गैंग ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका भारी हो जाएगा पलड़ा, और अगर एक और उसके सामने वाले में से एक और व्यक्ति कम हो गया तो और पलड़ा भारी होगा। यानी कि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी आपको देनी नहीं पड़ेगी, बट दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी का देना पड़ेगा, ठीक है। और इन कंडीशन में हमेशा एक बात याद रखना, ये गुरु मंत्र है, आप कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम में सब इलेक्ट्रॉन को निकालो, यहाँ पर एक फॉर्मेट तो फिक्स होता है, IE1 की एनर्जी इज लेस देन IE2 एंड IE2 की एनर्जी इज लेस देन IE3, यानी कि IE3 की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। इसको आप गुरु मंत्र समझ लो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, क्लियर है। ये याद रखना, चाहे एटम कोई भी हो, IE3 जो रहेगा उसका एनर्जी हाईएस्ट रहेगा, यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा, वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों। इज इट ओके? ऑब्वियस आप खुद से मैंने जो ये लॉजिक समझाया उससे आप समझ भी पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भी ये IE की जो वैल्यू रहती है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू रहती है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहती है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 फैक्टर्स देखे, जो आगे हमने देखे थे ना, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि EA के जो फैक्टर्स देखे थे, वही फैक्टर्स यहाँ पर भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स ऑन विच IE डिपेंड्स, IE डिपेंड्स, IE का कौन से फैक्टर पे डिपेंड होगा? वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होगा? चलिए देखते हैं। पहला है एटॉमिक साइज। क्या है? द फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। यहाँ पर तो ये ऑब्वियस बात कि अगर साइज बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा? IE की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना, IE यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज छोटा हुआ, एटम का साइज छोटा है, मान लो कि भी यहाँ पर मेरे पास एक एटम ये है एंड एक एटम ये है, ऑब्वियस है, जरा ध्यान से देखना, आपको इस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस एटम में, और इस एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन, आपको ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा एटम है, तो इसका जो सबसे ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, यानी कि न्यूक्लियस उसको उसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव कर पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस क्या कम, और यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, बराबर कि नहीं? तो इसको मैंने नंबर 1 लिया है, इसको मैंने नंबर 2 लिया है, तो इसका IE, देखो बच्चों यहाँ पर IE मैंने जो 1 लिया है दैट इज ग्रेटर देन यहाँ के लिए IE2,
अब बच्चों ये यहाँ पर ये वाली चीज मत समझना, ये तो मैंने सेम एटम के लिए लिया है, ये किसके लिए लिया है, ये सेम एटम की बात है। यहाँ पर तो एटम अलग अलग है, अलग अलग एटम में, ये बात आप ध्यान रखना, दिमाग में उतार देना कि क्या होगा, ये एटम की साइज छोटी है, ऑब्वियस है हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। यानी कि यहाँ पर ये बात फिक्स है कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कैसा होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये सेम एटम के लिए है, दिस इज फॉर द सेम एटम बच्चों, ठीक है। ये इसको आईएमपी करना, ये सारी चीजें जो है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातों को ध्यान रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमपी, इसको आईएमपी बोलते हैं सर, आईएमपी, ओके। ये क्या है, तो ये आईएमपी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पे अटेंशन हियर। हाँ आगे बढ़ेंगे, पहला फैक्टर हमारा खत्म हो, मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दूं, इसको बॉक्स बना दूं। ये देखो ये सारी चीजें जो मैं करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जिसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ वो सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड वो है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, नंबर 2 फैक्टर दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनसी लिखते हैं। अब ऑब्वियस है कि भाई अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, कब होगा, जब अब वो जो होता है Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज Nc, बराबर कि नहीं। Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू विद द न्यूक्लियर चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आई की जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है कि नहीं, यानी कि वो डिपेंड होगा ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियस है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, लाइक ये है, इसके पास 4 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास मान लो कि भाई 6 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑब्वियस है, ठीक है। अब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, अब यहाँ पर साइज पे मत जाइए, वो तो मैंने रैंडमली बनाया, आप ये देखिए कि भाई इसके पास प्रोटॉन कितने, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 4 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी यहाँ पर ये 6 प्रोटॉन्स हैं। ऑब्वियस है यहाँ पर क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हाई रहेगी, ठीक है, और इसका आई की वैल्यू जो है वो लो रहेगा। साइज मत देखो, यहाँ पर साइज रैंडम, मैंने जो साइज बनाया है वो तो रैंडम है बच्चों, दैट आर रैंडम, यानी कि ये बात पक्के में है कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक दैट इज न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड होगा। इसके बाद जो तीसरा एंड आखिरी फैक्टर है, ऑब्वियस है कि भाई उसमें क्या होगा, देखो वैसे 4 फैक्टर हमें पढ़ने हैं, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो यहाँ पर तीसरा है फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना वो एटम स्टेबल होते हैं, देखो एटम की स्टेबिलिटी की बात, स्टेबल होते हैं एटम्स। कौन से एटम स्टेबल होंगे, तो वो एटम स्टेबल होंगे जो हाफली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, जिसके बारे में हमने देखा है, वो एटम हाफली फिल्ड, हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है बच्चों, ध्यान देना, फुल फिल्ड है, वो स्टेबल होंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना वहां से टफ होगा। अब अगर हाफली फिल्ड की बात करें तो कौन सा है, P3 है, D5 है, F7 है, इसके पास क्या है, P6 है, फुल्ली फिल्ड है, तो D10 है, NF14, ये स्टेबल रहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड चौथा एंड आखिरी है दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, नंबर 4 दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात की है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि भाई S जो रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी, P में उससे कम, D में उससे कम, F में सबसे कम, क्योंकि एटम की बात करें तो S ऑर्बिटल कैसे रहते हैं, स्फेरिकल, P ऑर्बिटल कैसे रहते हैं, इस तरह से थोड़े फैले हुए, D और ज्यादा फैले हुए रहते हैं, और F तो बहुत ही ज्यादा फैले हुए रहते हैं, उसके सारे ऑर्बिटल्स 5 6 7 और 8 फैले हुए रहते हैं।
तो ऑब्वियस है कि भाई एस ऑर्बिटल में आपको सबसे ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पी में उससे कम, डी में उससे कम और एफ में सबसे कम एनर्जी देने पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एफ में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है और ऑब्वियस है कि वो तो वैसे भी क्या करता है, उतना शील्डिंग भी नहीं कर पाता। अगर आपको ये बात अगर रिकॉल हो, याद हो, तो वो शील्डिंग भी नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ऑब्वियस है भाई, यहाँ पर ऑब्वियस है कि एस ऑर्बिटल तो शील्डिंग भी अच्छा कर पाता है, तो ऑब्वियस है वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकल पाएगा। पी में से थोड़ा और जल्दी निकलेगा, डी में और जल्दी, एफ में सबसे जल्दी निकलेगा। क्लियर है बच्चों? यस। और लास्ट है वेरिएशन ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो भी हम इसी टॉपिक का पार्ट है, उसको कंप्लीट करते हैं। पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पार्ट रब कर रहा हूं, इतना पार्ट मुझे चाहिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहां पर ध्यान देना, तो हमें दो मेन चीजें पढ़नी है, पे अटेंशन हियर। ठीक है, अब बस मुझे नेक्स्ट एक ही लेक्चर का काम है, फिर हमारा चैप्टर भी, ये 4th चैप्टर खत्म, 4 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ये टर्म में हालांकि 6 ही चैप्टर है, ये टर्म के 6 ही चैप्टर। अब हमारा सिर्फ 5वां चैप्टर एंड 7वां चैप्टर रहेगा, बराबर है? चलिए, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेरिएशन ऑफ आई, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहला है अलोंग द पीरियड, पहला है अलोंग अ पीरियड, यानी कि हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कहां जाएंगे हम लोग? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, लाइक हम लोग ने लिया है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड नियॉन, ये लिया है। ऑब्वियस हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियस है आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, ऑब्वियस है ना? ये चीज आप लोग पढ़े होंगे भाई, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन चीज को याद रखना, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, उसको याद रखना। ठीक है, इसका एनर्जी ऑब्वियसली सबसे हाई होगा, क्योंकि ये क्या एक्सेप्शन भी क्या है, तो नॉर्मल चीज है, जनरल केस है, वैसे एक और है, ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, ये सबसे स्टेबल होगा। फिर नंबर 2 है डाउन द ग्रुप, क्या है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, हम लोग कहां जा रहे हैं, तो हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम लोग? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, लाइक इसमें साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस है कि भाई टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन घटेगा और इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी वो बाहर निकलेगा। ठीक है कि नहीं? यस, तो यहां पर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब हमारा एक ही टॉपिक बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिर्फ हमारा एक टॉपिक बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अब सिर्फ एक वीडियो लेक्चर की हमें जरूरत है और फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हम लोग ने यहाँ पर पूरे डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा, मजा तो आता ही है आपको। ठीक है, इसकी नोट्स बनाना अच्छी तरह से, नोटबुक पेन में जो कुछ भी लिखवाता हूँ लेक्चर के अंदर, बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखता हूँ, एक एक चीज को लाइन टू लाइन, कट टू कट लिखो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर। यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर खत्म होगा, माय मिस्टेक, यस, ये तीसरा चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आएगा। यस, माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू अस।